और ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आर। ये जो स्ट्रिंग है वो ये क्या है, इसका लेंथ r है जिसके साथ m मास का ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। और हम क्या करते हैं उसको तो रोटेट करते हैं, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में वो ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करता है। व्हेन ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन तो वो ऐसे रोटेट करेगा, तो ग्रेविटी का उस पर क्या होगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस, मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करोगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट को वर्टिकल पाथ में रोटेट करोगे तो क्या होगा कि ये इधर की ओर जब जाएगा, इस डायरेक्शंस में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो सपोज करो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम टी है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टाइम टी पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ मिला, यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट पहुँच गया, तो होता क्या इस ऑब्जेक्ट के साथ, देखो तो इसके साथ होता क्या है कि इसका जो वेट है जो नीचे की ओर एक्ट करता है mg, और जो टेंशन फोर्स है जो टुवार्ड द सेंटर एक्ट करता है t। अब mg का दो कंपोनेंट हो जाता है, एक कंपोनेंट तो इधर की ओर, मान लो कि तुम थीटा डिग्री से तुम डिस्प्लेस्ड हो चुके हो, तो ये भी एंगल थीटा डिग्री से होगा, ठीक है। तो ये जो mg का दो कंपोनेंट निकला, एक mg cos ऑफ थीटा और एक कंपोनेंट जो टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में है, इधर टेंजेंट टू द पाथ, ये है इसकी वेलोसिटी, मान लो इसकी वेलोसिटी v है इस मोमेंट पे, ठीक है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक मतलब काम कर रहा है तुम्हारा mg का कंपोनेंट mg sin थीटा। ये कंपोनेंट क्या करता है कि जब ये ऊपर की ओर जाता है, जब ये ऐसे ऊपर की ओर जाता है, तो ये कंपोनेंट क्या करता है, इसको इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड को कम करता है, डी एक्सिलरेट करता है, ठीक है। जब ये बॉब ऊपर की ओर जाता है तो ग्रेविटी का ये कंपोनेंट कॉन्टिन्यूसली इस ऑब्जेक्ट पे लगता है, और जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और इसके स्पीड को कम करता रहता है, मतलब कहीं ना कहीं टेंजेंशियल एक्सिलरेशन जो है उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट यहाँ टॉप मोस्ट पोजिशंस पे पहुँच जाता है, ठीक है, सपोज करो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, यहाँ टॉप मोस्ट पोजिशंस पे पहुँच गया, ठीक है। ये मान लो मैंने माना ये टॉप मोस्ट पोजिशन है, ये रहा तुम्हारा सेंटर। अब टॉप मोस्ट पोजिशन पे जब ऑब्जेक्ट पहुँचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लो यहाँ पे मतलब v प्राइम है, ये कुछ अलग कोई वेलोसिटी है, मैं मानता हूँ मान लो ये पोजीशन a है और ये पोजीशन c है, तो इसकी जो वेलोसिटी vc है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके पास यहाँ टॉप मोस्ट पोजीशंस पे होगा। तो इतना डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो क्या किया, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उस पर डी एक्सिलरेशन जो है एक्ट कर रहा था। अब जैसे ही बॉब यहाँ आया और यहाँ के बाद अगर सपोज करो थोड़ा भी डिस्टेंस यहाँ बढ़ता है, यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये mg नीचे लगेगा और mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये कंपोनेंट इसको फिर क्या करेगा, एक्सिलरेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब यहाँ से जब नीचे की ओर ये बॉब आएगी तो ये फिर क्या होगा, एक्सिलरेटेड होगा, उसका जो उस पर लगने वाला जो mg का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वेट का टेंजेंशियल कंपोनेंट, उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो तुम कह सकते हो कि ये जो जर्नी है बॉब का वो क्या है, एक्सिलरेटेड है, ठीक है, और ये डी एक्सिलरेटेड है। समझ में आ गई क्यों एक्सेलरेटेड है, क्यों डी एक्सेलरेटेड है, ये भी समझ में आ गई होगी कि अगर ये डी एक्सेलरेटेड है तो कहीं ना कहीं जर्नी के दौरान इसकी स्पीड जो होगी वो कम हो रही होगी, और जब टॉप पोजीशन से नीचे आएगी तो ये एक्सेलरेटेड होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही होगी। तो आप ये तो क्लियर कट है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों, क्योंकि इसमें जो स्पीड है, स्पीड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करती है, इसलिए उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यहाँ क्या पिक्चर में है, यहाँ है टेंजेंशियल एक्सिलरेशन यहाँ पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। तो ये बातें बेसिक आपने समझ ली। अब हम जो इसको पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव इन बातों में है कि अगर हम इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि ये जो छोटा मास है वो इस सर्किल को क्रॉस कर जाए, ठीक है।
या ये भी कंडीशन हम जानना चाहते हैं कि आखिर किस वेलोसिटी पे ये सर्किल को क्रॉस नहीं करेगी, कहीं यहाँ जाएगी, इस पोजीशन पे पहुँचेगी और प्रोजेक्टाइल इस पोजीशन पे आ गई और यहाँ पे इसकी क्या हो गई, इस पोजीशन पे आने के बाद जो है तो इसका यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है, जो मतलब इसको एक्चुअली टेंशन फोर्स ही तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और मान लो कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ टेंशन फोर्स 0 हो गया, तो ये क्या करेगा, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से इसकी वेलोसिटी सपोज करो ये है, तो ये प्रोजेक्टाइल बनते हुए ये कहीं जा करके नीचे गिर जाएगा। तो हम ये भी जानना चाहते हैं, साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि मान लो आपको कम वेलोसिटी आपने दिया और ये ऑक्सीलेट यहाँ गया, सपोज करो ये पोजीशन है और यह कहीं यहाँ पे बॉब आ गया या यहीं पे पोजीशन पे बॉब है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या होगा, जब वेलोसिटी 0 होगी तो फिर इसके बाद जी साइन थीटा जो एक्सेलरेशन है उस पर तो एक्ट कर ही रहा है, तो वो उसको फिर यहाँ से एक्सेलरेट करता हुआ नीचे लाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जब वो ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि यहाँ के बाद ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ तो अचानक से वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। ये जब बॉब यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई तो ये क्या करेगा, जी साइन थीटा उसको नीचे लेके आएगा यहाँ पे बॉटम मोस्ट पोजीशंस पे। यहाँ पे इसके पास एक वेलोसिटी होगी, जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो फिर यहाँ से डी एक्सेलरेट होकर के एक पोजीशन पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीलेशन की संभावना भी इसमें होती है। तो हमें ये जानने में इंटरेस्ट है कि किस वेलोसिटी के रेंज में हमारा बॉब सर्कुलर पाथ को क्रॉस कर जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर पाथ को क्रॉस कर जाएगा, किस वेलोसिटी के रेंज में हमारा बॉब इस सर्किल को छोड़ देगा, क्या कंडीशन है कि सर्किल को छोड़ दे, यानी तो किस कंडीशन में ये जो बॉब है वो ऑक्सीलेट करता रहेगा, मतलब ऐसे ऑक्सीलेट करता रहे। तो ये तीनों कंडीशंस में हमारा इंटरेस्ट है और आज हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या किया कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट डी पे मैंने माना कि मेरा बॉब यहाँ पहुँच गया है, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल पे डिस्प्लेस्ड हो गया है, ठीक है। ये बात मुझे समझ में आ गई है। अगर मैं कहूँ कि ये कितना हाइट डिस्प्लेस हुआ, इनिशियल हाइट क्या था, इनिशियल हाइट था यहाँ और अब आ गया यहाँ, तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो हाइट है ये हाइट ही है जो ये डिस्प्लेस किया, ये h हाइट अगर हम बोले, दिस हाइट इज h, तो h की वैल्यू क्या होगी उसको भी निकाल सकते हो कि ये अगर रेडियस है तो यहाँ ये जो लाइन है ये लाइन भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस लाइन का प्रोजेक्शन जो यहाँ पे आएगा, ये इस लाइन का प्रोजेक्शन क्या आएगा, r cos थीटा। तो कहीं ना कहीं तुम ये h लिख सकते हो कि h इज इक्वल टू रेडियस r माइनस r cos ऑफ थीटा, मतलब r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये हाइट है जिस हाइट पे हमारा बॉब पहुंच चुका है और इस हाइट पे हम इस बॉब को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई ये हाइट बॉब का, बॉब अपने इनिशियल पोजीशन से इतना हाइट ट्रैवल कर चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि ये तो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है अभी, और सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं ये, अगर आप इस बॉब पे बैठोगे ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस बॉब पे बैठने के बाद ये रेडियली इक्विलिब्रियम में आ गया, ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, मतलब इस पे तुम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके फोर्स को इक्वेट कर दोगे, ये मान करके कि ये बॉब रेडियली इक्विलिब्रियम में है। मैं अभी क्या चाहता हूँ कि मैं अभी इस बॉब पे नहीं बैठूँ, मैं बाहर से इस घटना को ऑब्जर्व करूँ, इसलिए मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट नहीं लूँगा, मैं सिंपल न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा कि ये जो बॉल है, ये जो बॉब है, इस पर टेंशन फोर्स टी इधर है, mg cos थीटा इधर लग रहा है, और ये चूंकि सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है मतलब ये क्या है, ये एक्सिलरेटेड है, और एक्सिलरेटेड किधर की ओर है, एक्सिलरेटेड है टुवर्ड्स द सेंटर, इसके पास एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ACP। तो तुम ये चीज़ तो आराम से लिख सकते हो कि टेंशन फोर्स T माइनस जो बाहर जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में माइनस mg cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉब m, और एक्सीलरेशन कितना हो गया, तो v स्क्वायर बाई आर। तो इसका इस मूवमेंट पे, इस पोजीशंस पे जो वेलोसिटी है वो v है, तो m इंटू वी स्क्वायर बाई ये r हो गया टेंशन फोर्स। ये क्वेश्चन समझ में आ गई, सिंपल सा न्यूटन्स लॉ मैंने लगाया इस बात को एक्सेप्ट करके कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेटेड है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है। तो यहाँ से देखो ये जो निकाला, इससे तो तुम टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो कि टेंशन फोर्स T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। टेंशन फोर्स क्या होगा ये समझ में आ गई बात। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानने में है कि यहाँ जो वेलोसिटी v है एक्चुअली में क्या था, जब बॉब को तुम ऐसे रखोगे तो वो तो रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या होगा, टेंशन फोर्स ऊपर काम करेगा,
mg नीचे की ओर काम करेगा। अभी तुमने इसको कोई वेलोसिटी नहीं दिया है, मतलब तुम अगर इसको एक वेलोसिटी दोगे, मतलब यहाँ से इधर की ओर एक वेलोसिटी दोगे, मैं ये पोजीशन ए मान रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने इसको va वेलोसिटी दिया, इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको va दिया। सो लेट va बी द इनिशियल वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग। ठीक है, va वेलोसिटी से ये मूवमेंट स्टार्ट किया और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अभी v है। तो हम चाहते हैं कि v को हम va के टर्म में डिफाइन कर पाए। इनिशियल वेलोसिटी तो मुझे पता है, मैंने कितनी वेलोसिटी इस बॉब को दी है तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम t इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है उसको मैं चाहता हूँ इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना। तो दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट के तहत अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, अभी मैं वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट इंस्टेंट t, इसमें मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे निकालना है। तो दो तरीका है इसको निकालने का। एक तो एनर्जी कंजर्वेशंस का है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है एनर्जी कंजर्वेशंस, ठीक है, फिर भी एक ओवरव्यू देकर के मैं यहाँ निकाल देता हूँ और एक दूसरा प्रोसेस भी डिस्कस करता हूँ जिससे मैं इस वेलोसिटी को निकाल सकता हूँ। तो पहले देखो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि यहाँ जो एनर्जी होगा, ठीक है, वो एनर्जी वही एनर्जी यहाँ होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो एनर्जी यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर तुम मानो ये बेस पोजीशन है, यहाँ पे तुमने इसको va वेलोसिटी दिया, ठीक है, तो एक ही बस काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। तो तुम यहाँ लिख सकते हो क्या चीज़ कि इस पोजीशन पे जो एनर्जी हो गया वो क्या हो गया, हाफ m इंटू यहाँ पे va पे स्क्वायर, और ये जो एनर्जी है वो कंजर्व है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की क्या एनर्जी है, यहाँ इसके पास दो तरह का एनर्जी है, एक तो तुम्हारे इसके पास एक वेलोसिटी है तो एक काइनेटिक एनर्जी है, साथ में ये अपने इनिशियल पोजीशन से h हाइट, ये देख रहे हो ये h हाइट ऊपर उठ गया है तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो दोनों का सम लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस mgh, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, एट टाइम, काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t पे। अब देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो सिंपली देखो यहाँ से कि ये हो गया तुम्हारा m हटा दो, सारा m हटा दो, तो ये हो गया va पे स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या चीज़, यहाँ से देखो va पे स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो 2gh। तो हमको तो v की वैल्यू निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया, v स्क्वायर बराबर va पे स्क्वायर माइनस 2gh, और h की वैल्यू भी आपने निकाल रखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि v स्क्वायर बराबर va पे स्क्वायर माइनस 2g, और h की वैल्यू जो है सो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वेलोसिटी तो तुमने ये एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करके निकाल लिया। मैंने चूंकि आपको एनर्जी कंजर्वेशन अभी तक बताया नहीं है तो मैं मतलब ये चाहता हूँ कि हम एक दूसरे तरीके काइनेमेटिक्स के प्रोसीड्यूर से भी वेलोसिटी को निकाल पाए हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t पे वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, g sin थीटा लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम एक्सेलरेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हो, चलो मैं दूसरे प्रोसेस से निकालता हूँ। एक्सेलरेशन जो a होता है दिस इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, ये तो हमें पता है। इस पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, g sin थीटा, और इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ g sin थीटा, ठीक है, ये इस पे एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है। अब देखो तुम dv बाई dt को क्या ऐसे लिख ही सकते हो, dv बाई ds इंटू ds बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। तो dv बाई ds बाई dt क्या हो गया, v हो गया, तो तुम इसको लिख सकते हो v dv बाई ds इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ बात है ये थीटा के टर्म्स में है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन और एक्सटेंड कर लेता हूँ, dv बाई डी थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी एस, क्योंकि डी थीटा डी थीटा कट जाएगा तो फाइनली तो तुम यही गेट कर रहे हो ना, तो ये हो गया माइनस जी साइन थीटा। समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ से कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो उसने सर्कुलर पाथ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया दिस इज, ये डिस्टेंस है मान लो s, तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू s बाई
रेडियस मान लो तुमने r माना हुआ तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर लिख सकते हो, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी एस जब निकालोगे, डी थीटा बाई डी एस जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ जो डी थीटा बाई डी एस है इसको हम 1 बाई आर पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी थीटा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। आज तुमको ये भी समझ में आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना हेल्पफुल है पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो यहाँ से तुमने ये निकाला, तुम इसको लिख सकते हो कि v डी वी इज इक्वल टू क्या चीज़, v डी वी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस जी आर साइन थीटा और ये रहा डी थीटा, सॉरी डी थीटा। अब तुम इसको जब इंटीग्रेट करोगे, दोनों साइड बूथ साइड तुम इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस थीटा। तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो कि वी स्क्वायर बाई 2, इस टर्म का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 आ गया, और ये आ गया जी आर और यहाँ से कॉस थीटा, और प्लस एक कॉन्स्टेंट सी आएगा। इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन आप जानते हो कैसे जो है सो इंटीग्रेट करते हैं जो है सो। मान लो ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब देखो कि तुम ये तो इक्वेशन निकाले थीटा पे, अगर तुम थीटा इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे, पुटिंग थीटा इक्वल टू 0, पुटिंग थीटा इक्वल टू 0 इन 1, इस इक्वेशन में थीटा इक्वल टू हम 0 डालना चाहते हैं, तो तुम क्या करोगे, इसको जब थीटा 0 होगा तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी va, जिस वेलोसिटी से तुमने उसको प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ लिखोगे va पे स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, तो जी आर, और थीटा 0 मतलब cos थीटा 1 हो गया, और प्लस यहाँ से ये सी हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी ए पे स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, तो जी आर, और ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस जी आर कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अब समझ पा रहे होंगे। तो हमको क्या निकालना है, इसको पहले हम लिख लेते हैं v पे स्क्वायर माइनस वी ए पे स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी आर कॉस थीटा माइनस 1 आ गया। तो v पे स्क्वायर क्या आ गया, वी ए पे स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस ले लेते हैं तो माइनस 2 जी आर और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने वेलोसिटी निकाल दी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इन टर्म्स, देखो दोनों केसेस में वी ए पे स्क्वायर माइनस 2 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो फाइनली हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके हैं। ये प्रोसेस सिंपल काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करके हमने निकाला, और ये एनर्जी कंजर्वेशंस का इस्तेमाल करके निकाला, यूजिंग कंजर्वेशंस ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये निकाला। और ये सिंपल काइनेमेटिक्स के प्रोसेस से हमने निकाला। मैं दोनों प्रोसेस इसलिए बताना चाहता था बिकॉज आई हैवंट डिस्कस अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशंस टू यू येट, एंड दैट्स व्हाई आप ये जाने कि ये भी समझ लें कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से 4 लाइनों में चीज़ें सिमट गई। नॉर्मल काइनेमेटिक्स ने आपको काफ़ी मैथ्स सिखा दिया, ठीक है। तो फाइनली वी हैव एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, और वो एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे लिख लिया जाए। तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। जो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया v, दिस v इज इक्वल टू व्हाट, दिस पहला एक्सप्रेशन तो ये है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gh। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2g, और जो हाइट है, वर्टिकल हाइट जो उसने ट्रैवल किया h, या रेडियस के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में लिखो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा मैथ्स है लेकिन चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो ये मैंने वेलोसिटी का इक्वेशंस निकाल दिया। टेंशन का मेरे पास इक्वेशंस यहाँ ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि आप लोग सीख चुके होंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉब की वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी। कैसे आप काइनेमेटिक्स के प्रोसेस से निकाल सकते हैं, कैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोसेस से निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ आपको यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। आई होप यू हैव रिटन इट, और पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए टेंशन फोर्स हमने निकाला है किसी आर्बिट्री टाइम इंस्टेंट पे, और वो जो टेंशन फोर्स का एक्सप्रेशन है आपके पास वो क्या है, T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस
m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ये टेंशन फोर्स का एक्सप्रेशन है। इस टेंशन फोर्स में देखो तो v टर्म्स आ रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो टर्म्स इसमें आ रहा है वी स्क्वायर। अगर आप चाहोगे तो किसी भी मोमेंट पे टेंशन फोर्स आप इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल गया है इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में। चलो एक बार निकाल ही लेते हैं हम लोग, उसमें टेंशन इतना नहीं लेना है। जब निकालेंगे तो हम लोग क्या डालेंगे, ये हो गया एम जी कॉस थीटा प्लस m, ठीक है, m बाई आर, और जो वी स्क्वायर की वैल्यू है वो यहाँ डाल दो, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा m वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, और माइनस यहाँ से तो ये हो जाएगा r से r कट जाएगा माइनस 2gm 1 माइनस कॉस थीटा, और प्लस यहाँ से क्या आ गया एम जी कॉस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो m इंटू वी ए पे स्क्वायर बाई आर माइनस, तो ये देखो माइनस 2gm और प्लस यहाँ से तो 3mg कॉस थीटा। तो ये आ गई आपकी टेंशन का एक्सप्रेशन ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये लो टेंशन का भी एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। क्या चीज़, टेंशन फोर्स T, एंड टेंशन फोर्स T इज इक्वल टू क्या चीज़, तो m इंटू वी ए पे स्क्वायर बाई रेडियस r, ठीक है, माइनस 2gm या 2mg और प्लस 3mg कॉस थीटा, 3mg कॉस थीटा। तो ये जो टेंशन का एक्सप्रेशन है वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग, थ्रू आउट द मोशन आप निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और किसी भी मूवमेंट पे एंगल थीटा क्या होता है। और ये जो एक्सप्रेशन दे रहा है टेंशन का mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब इसमें कुछ कंक्लूजन निकालने का समय आ गया है। कंक्लूजन ये निकालना मैं चाहता हूँ कि अगर इस बॉब को ये कंडीशन है कि ये पूरा सर्किल रोटेट करना चाहता है और मैं आपसे सवाल पूछूं कि मिनिमम किस वेलोसिटी से यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया जाए, किस वेलोसिटी, यहाँ क्या प्रोजेक्ट किया आपने, वी ए वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो वी ए की मिनिमम क्या वैल्यू होगी कि ये जो बॉब है वो थ्रू आउट द सर्किल मोशन में चला जाए। ये मेरा सवाल है, व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द बॉब इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन सो दैट इट क्रॉसेस द सर्किल, ताकि वो सर्किल को क्रॉस कर जाए। तो सबसे पहले जो एक चीज़ समझने की है यहाँ पे कि टेंशन फोर्स, देखो तुम्हारा जो ये टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स का एक्सप्रेशन तुमने निकाला है किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t पे। ये एक्सप्रेशन तुमको एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे बॉब डिस्प्लेस होगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसकी इंक्रीज करती चली जाएगी। और अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, इफ़ थीटा इंक्रीजेज, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का कर्व अगर तुमको याद है उसके वेरिएशन का, तो क्या हो रहा है, ये ऐसे, मतलब थीटा जैसे जैसे बढ़ रही है, देखो यहाँ से थीटा बढ़ रही है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है। तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी मतलब टेंशन फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्या होगा कि जैसे जैसे बॉब ऊपर की ओर जाएगी टेंशन फोर्स डिक्रीज करेगा। ये तो तुम इक्वेशन से समझ रहे हो, वैसे ऑब्जेक्टिवली भी समझ सकते हो कि चूंकि जैसे जैसे बॉब इस सर्कुलर पाथ को अपवर्डली मूव करेगा जब, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी, इस एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से घटनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी घटेगी तो उसके अकॉर्डिंगली ही सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट भी घटेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, टेंशन फोर्स दे रहा है। तो अल्टीमेटली ये बात तो तय है कि यहाँ से ऊपर जाने के क्रम में टेंशन फोर्स की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। लेकिन टेंशन फोर्स जो है वो, हम ये भी कंडीशन हम जानते हैं कि जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा बॉब चलता हुआ, तो मिनिमम यहाँ पे अगर टेंशन फोर्स 0 हो भी जाएगा तो भी जो है सो ये बॉब इस सर्कुलर पाथ को कवर अप कर लेगा। क्योंकि इस पोजीशन पे जब ये टॉप मोस्ट पोजीशंस पे बॉब रहेगा तो उसका जो वेट कंपोनेंट है mg, ये सफिशिएंट है इसको टेंशन फोर्स
प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हम यही निकालना चाहते हैं कि कम से कम इस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करिए इसको, कि ताकि जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाए और टेंशन फोर्स जब जीरो हो जाए तो ये mg ही सफिशिएंट हो जाए उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स सो दैट द बॉब कैन कंप्लीट द सर्किल, ठीक है। तो मेरा कंसर्न क्या है, मिनिमम वेलोसिटी को निकालने में। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन मिला कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर टेंशन फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो टेंशन फोर्स अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे जीरो कर दोगे, t इक्वल टू जीरो डालो, तो ये क्या हो गया mg, और टॉप मोस्ट पोजीशन पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 180 डिग्री। तो mg कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस m इंटू भी, और ये टॉप मोस्ट पोजीशन को मैंने माना है तो यहाँ VC स्क्वायर बाई में रेडियस r कर दे रहा हूँ। तो ये जो कॉस है -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा mg इज इक्वल टू m, और यहाँ VC स्क्वायर बाई r, तो m से m काट दो, तो यहाँ से क्या निकला VC इज इक्वल टू रूट अंडर GR। मतलब कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे ये बॉब के पास अगर ये VC इज इक्वल टू रूट अंडर GR है तो ये उस सर्किल को कवर कर लेगा। मतलब आप समझ लो कि इससे कम वेलोसिटी अगर इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे इस बॉब के पास रही तो ग्रेविटेशनल फोर्स में वो औकात नहीं है कि वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स उतना दे पाएगा जो है सो देयर आर द चांसेस कि मतलब ये यहाँ तक तो ये पहुँच ही नहीं पाएगा सर्कुलर मोशन में जो है सो। तो चलिए मैंने ये कर लिया कि जो VC जो है दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी at the topmost position so that the bob can complete the circle। लेकिन इस मिनिमम वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंगली लोअर लेवल पे VA की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये वेलोसिटी आपका बॉब टॉप मोस्ट पोजीशन पे अचीव कर ले। बात को समझो, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि इसकी VA इस A पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दे। तो देखो तुमने निकाला VC की वैल्यू, तुम्हारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ एकदम फुल फ्लेज निकला पड़ा है, ये है या नहीं तो ये है, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है दैट VA स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर माइनस 2GH, ठीक है। तो आपको V स्क्वायर का वैल्यू पता है टॉप मोस्ट पोजीशन पे, वेलोसिटी आपको पता है रूट अंडर GR, तो यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा GR एंड दिस इज इक्वल टू VA स्क्वायर माइनस 2G, और हाइट देखो तो यहाँ से जब बॉब यहाँ चला जाएगा तो टोटल हाइट 2R डिस्टेंस, रेडियस का दुगना डिस्टेंस मतलब डायमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो हाइट हो गया यहाँ पे ट्वाइस ऑफ R। तो जब तुम इसको निकालोगे तो VA स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4GR और GR 5GR, मतलब तुमने निकाला कि VA इज इक्वल टू रूट अंडर 5GR है। तो ये हो गया वेलोसिटी एट द इनिशियल पोजीशंस so that the bob must have a velocity of root under GR at the topmost position, और ये वेलोसिटी होगा तो वो सर्किल को क्रॉस कर लेगा। तुम कहोगे टेंशन फोर्स यहाँ जीरो है, लेकिन जैसे ही बॉब इस पोजीशन पे आएगी तो ये क्या हो, यहाँ से यहाँ आने में इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और अगर वेलोसिटी बढ़ी तो mg तो केवल सफिशिएंट नहीं होगा उसके, मतलब mg तो यहीं तक सफिशिएंट था, तो यहाँ पे क्या होगा फिर से टेंशन फोर्स एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये रहा VA इज द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द बॉब विल बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट क्रॉसेस द सर्किल। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब बताओ कि टेंशन फोर्स, अगर टेंशन फोर्स निकालोगे इस वेलोसिटी से, अगर इस मिनिमम वेलोसिटी से तुमने बॉब को प्रोजेक्ट किया तो इस पोजीशंस पे टेंशन फोर्स क्या होगा। तुम्हारे पास टेंशन फोर्स का भी फुल फ्लेजेड इक्वेशन है यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ। तुम अगर निकालो तो थीटा इक्वल टू 0 तो क्या होगा, T टेंशन की वैल्यू T इज इक्वल टू mg और कॉस ऑफ 0 मतलब 1 हो गया, कॉस ऑफ 0 प्लस मास इंटू यहाँ पे वेलोसिटी कितना है तो VA m इंटू VA प्लस स्क्वायर बाई R, m इंटू VA हो गया 5GR बाई R। तो कहीं ना कहीं ये क्या आ गया, यहाँ से देखो R कट गया, 6 mg। दिस इज द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन। यहाँ पे टेंशन फोर्स T की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 mg, मतलब इसका जो रियल वेट है उसका 6 टाइम टेंशन फोर्स यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
और अगर इसी वेलोसिटी से √5 GR से तुमने इसको प्रोजेक्ट किया तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब मान लो कि ये पोजीशन हो गया B, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल निकाल सकते हो तुम, तुम्हारे पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यहीं से निकालो। VA² = VA² - 2GH, ये इक्वेशन है। तुमको पता है कि VA की वैल्यू तुमने निकाल दिया √5 GR, तो ये हो गया 5 GR और 2G, और यहाँ से यहाँ जाने में हाइट कितना ट्रेवल करेगा, R रेडियस का, तो 2G और यहाँ से R, तो VA² = 3GR, मतलब वेलोसिटी V √3GR। तो ये वेलोसिटी कहाँ का होगा, वेलोसिटी एट द पॉइंट B, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट B। मतलब कि अगर आपने यहाँ √5 GR से इसको प्रोजेक्ट किया तो यहाँ वेलोसिटी होगी √3GR, यहाँ वेलोसिटी होगी √GR, और ये सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ अगर वेलोसिटी √3GR हुई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी टेंशन फोर्स क्या होगा, तो यहाँ से मैं टेंशन फोर्स निकाल लेता हूँ। टेंशन फोर्स T = mg, और यहाँ पे देखो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पोजीशन पे जब बॉब रहेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, तो mg cos 90, ठीक है, और प्लस क्या चीज़, m × V² मतलब 3GR, और बाई यहाँ पे रेडियस R, तो ये तो 0 हो गया, तो कम से कम टेंशन फोर्स तो तुम्हारा निकल गया 3mg। तो कहने का मतलब तुमने सारी चीज़ें अब निकाल ली। क्या निकाला, मैं उसको एक फिगर में ही कंडेंस कर देता हूँ, सारी चीज़ें मैं इसको फिगर में ही कंडेंस कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप कंक्लूड करने की स्थिति में आ गए हैं, और वो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास एक पेंडुलम, एक बॉब है, और अगर मान लीजिए इस स्ट्रिंग का लेंथ है R, तो आपको मिनिमम यहाँ पे √5 GR, मान लो ये पोजीशन A है, तो आप VA = √5 GR की वेलोसिटी दोगे, तब जाकर के ये सर्किल को जो है, ये एक कंप्लीट सर्किल को ये बॉब कवर अप करेगा, इस सर्किल में ये बॉब मूव कर जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ आपने क्या कंक्लूड किया कि अगर आप इसको इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो तो यहाँ पे टेंशन फोर्स 6 mg होगा, मतलब यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या होगा, 6 टाइम्स द नॉर्मल वेट, इसका वेट क्या है, mg है, तो mg के 6 गुना ज़्यादा इसका यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा इस पोजीशंस पे। फिर साथ में आपने ये कंक्लूड किया कि अगर बॉब यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे आ जाता है, इस पोजीशंस पे, तो इसमें क्या होता है, mg एकदम ऐसे वर्टिकली एक्ट करता है। इस पोजीशंस पे क्या होता है कि जो इसकी वेलोसिटी होती है, ये मान लो ये B पॉइंट है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी VB, एंड दिस इज इक्वल टू √3GR, और कॉरस्पॉन्डिंगली हमने यहाँ पे टेंशन फोर्स भी निकाल लिया कि टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ mg होगा जब आप इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे। और साथ में टॉप मोस्ट पोजीशंस पे हमने ये निकाला कि जो बॉब अगर टॉप मोस्ट पोजीशंस पे है तो ऐसा नहीं है कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसके पास एक मिनिमम वेलोसिटी होगी √GR, और टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में क्या होगा, T = 0 होगा। और ये चीज़, सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी अपने डिस्कशंस में कैलकुलेट कर लिया कि जब आप इस बॉब को मिनिमम √5 GR की वेलोसिटी से भेजोगे तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी √3GR हो जाएगी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी √GR हो जाएगी, और इस वेलोसिटी पे, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी पे इसका जो वेट mg है, ये इसको सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है सर्कुलर पाथ को मूव करने के लिए। सो दिस इज व्हाट यू हैव डिराइव्ड येट। बात क्लियर। लेकिन अब बात यहाँ ये उठती है कि अगर तुमने इसको √5 GR, इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी अगर तुमने इस बॉब को दी तो फिर बात क्या होगा। अगर इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दोगे तो यहाँ ये √GR नहीं आएगा, कहीं ना कहीं इधर ही इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ जो मिनिमम वेलोसिटी √GR इसलिए आया क्योंकि तुमने यहाँ 5 GR की वेलोसिटी दी, √5 GR की। अगर इससे कम वेलोसिटी तुम दोगे तो कहीं इसी रास्ते में कहीं जाकर के इसकी वेलोसिटी यहीं पे 0 हो जाए, ठीक है, कहीं भी हो सकता है यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी वेलोसिटी फिर कहाँ 0 हो जाएगी, और साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि टेंशन फोर्स कहाँ 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस केस को थोड़ी डिस्कस करते हैं कि व्हेन कंडीशन कि अगर मिनिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दोगे तो बात कहाँ जाती है। मतलब कि जो हमारे पास वेलोसिटी है VA, उसको हम लेस देन √5 GR हमने दिया। तो दो केसेस हो सकते हैं कि या तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाने से पहले ही आपका टेंशन फोर्स 0 हो गया स्ट्रिंग का,
या नहीं तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाने से पहले ही आपका वेलोसिटी जीरो हो गया। मतलब यहाँ जब टेंशन फोर्स जीरो हुआ तो वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ वेलोसिटी जीरो हुआ तो टेंशन फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। दो कंडीशन हो सकता है, टॉप मोस्ट पोजीशंस पे बॉब के जाने से पहले या तो टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी नॉन जीरो रहेगी, या नहीं तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, टेंशन फोर्स नॉन जीरो रहेगा। तो ये जो दोनों कंडीशन है ये एक्चुअली में आपको क्या देगा उसको समझते हैं। सपोज करो कि ये पेंडुलम बॉब है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। अब अगर सपोज करो कि इस एक पर्टिकुलर टाइम स्टैंड पे बॉब यहाँ गया, बॉब यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद जो इसकी वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए थी वो वेलोसिटी v जीरो हो गई। इसमें टेंशन फोर्स अभी जीरो नहीं हुआ है, टेंशन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या होगा कि ये चूंकि बॉब पे क्या लग रहा है, नीचे की ओर एक ग्रेविटेशनल मतलब वेट का एक कंपोनेंट जी साइन थीटा एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको फिर नीचे की ओर ले आएगा। और चूंकि टेंशन फोर्स है ही तो क्या होगा, ये कांस्टेंट मोशन में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि टेंशन फोर्स अभी यहाँ पे जीरो नहीं हुआ है, तो ये फिर पेंडुलम की तरह कांस्टेंट मोशन करने लगेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो कि वेलोसिटी जीरो हो जाए और टेंशन फोर्स अगर जीरो के बराबर न हो तो ये किस कंडीशन को एराइज कर रहा है, ये कर रहा है कि ऑक्सीलेटरी मोशन में ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है, ऑक्सीलेट करेगा। या नहीं सपोज करो कि टेंशन फोर्स जो है, जैसे सपोज मैंने यहाँ ये तो चीज़ समझा दिया। अब इस केस को देखो, यहाँ जब टेंशन फोर्स जीरो हो जाता है, इस केस को हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करो कि ये मेरा बॉब है, ये हमारा बॉब है और ये क्या कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में जा रहा है। अब सपोज करिए कि आपका ये थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस का सर्कुलर पाथ हो गया, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, तो ये रहा आपका रेडियस। अब क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैंड पे बॉब यहाँ चला गया, ठीक है। अब जब बॉब यहाँ गया तो इसके पास क्या होगा, एक वेलोसिटी होगी v वेलोसिटी होगी। अब सपोज करो कि यहाँ जो टेंशन फोर्स था t वही जीरो हो गया, मतलब टेंशन फोर्स ही तो इसको कांस्टेंट करके रखा हुआ सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। टेंशन फोर्स जीरो हो गया मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कोई पैरामीटर बचा नहीं। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी v है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह अपना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाएगी और गिरेगी, मतलब लीव द सर्किल का केस हो गया कि बॉब विल लीव द सर्किल, लीव द सर्कुलर पाथ और यहाँ क्या हो गया, तो बॉब विल ऑक्सीलेट, ठीक है। अब मेरी बात ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर ऐसे दो केसेस अगर होते हैं, √5 GR से कम वेलोसिटी हम अगर देंगे तो ये केसेस डेवलप होने के गुंजाइश हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सा केस पहले आएगा, ठीक है। तो वही हमारे वेलोसिटी के कंडीशंस को डिराइव करने में मदद करेगा। तो देखिए यहाँ से कि जो पैरामीटर यहाँ देखिए, वेलोसिटी जीरो है, टेंशन फोर्स नॉन जीरो है। आपने निकाला होगा क्या चीज़ का इक्वेशन, टेंशन फोर्स का एक्सप्रेशन। क्या है ये टेंशन फोर्स, ये है T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू v²/r, ठीक है। अब जब टेंशन फोर्स में ये करो, टेंशन फोर्स जीरो हो गया, तो टेंशन फोर्स अगर जीरो हो गया तो आप लिख सकते हो माइनस ऑफ mg cos थीटा इज इक्वल टू m और m/r, और v का वैल्यू क्या है, va² माइनस 2gh, तो va² माइनस 2gh, ठीक है। अब देखो यहाँ से m तो मैं काट देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये आ गया कितना, माइनस g cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना, ये हो गया यहाँ से g r ले लो, यहाँ से r मल्टीप्लाई कर दो, तो ये va² माइनस 2gh, ठीक है, ये h आ गया। तो अब चला सा हम क्या करते हैं, 2gh यहाँ ले लेते हैं, 2gh इज इक्वल टू va² और प्लस सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ, तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 2gh माइनस va² भाई यहाँ से आ गया gr। और cos थीटा की वैल्यू अगर तुम देखो तो cos थीटा क्या है, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो ये इसका बेस हो गया, तो ये r cos थीटा भाई यहाँ से देखो, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या निकालोगे, यहाँ से इसमें जो तुमको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ इसको हम हाइट के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, तो ये जो मतलब ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस h लिख सकते हैं। ये जो बेस यहाँ से यहाँ है,
ये हाइट h है तो ये r माइनस एच है, तो cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस एच बाई आर। क्या आ गया? r माइनस एच बाई आर इज इक्वल टू 2gh माइनस वी ए पे स्क्वायर बाई यहाँ से जी आर। ठीक है, तो मैं r से तो r यहाँ काट देता हूँ पहले, और क्या किया, r से r काट डाला। r से r अगर कट गया तो अब आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि ये देखो आर जी माइनस जी एच इज इक्वल टू 2gh माइनस वी ए पे स्क्वायर। तो अब आप लिखो यहाँ से कि जी एच जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3gh एंड दिस इज इक्वल टू वी ए पे स्क्वायर प्लस यहाँ से आर जी, और आप निकाल सकते हो यहाँ से h इज इक्वल टू वी ए पे स्क्वायर प्लस आर जी बाई 3। इस हाइट को मानते हैं हम लोग h1। सो दिस इज द हाइट ऑफ द बॉब from the equilibrium position at which the tension in the string becomes 0। ये क्या है? So ये जो आपने एक्सप्रेशन निकाला वो किसने निकाला? आपने निकाला to find the height at which, आप क्या निकाल रहे हो? to find the height from initial position at which टेंशन इन स्ट्रिंग इज 0। ठीक है, और आपको निकला कि इस हाइट पे जा करके, इस हाइट पे h1 हाइट पे जाने वी स्क्वायर प्लस आर जी बाई 3 हाइट पे जाने के बाद ये गुंजाइश है कि इस बॉब का टेंशन फोर्स मतलब स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन फोर्स 0 हो जाए। एक कंडीशन और मैंने माना है कि वेलोसिटी 0 हो जाए, और वेलोसिटी अगर v 0 हो जाएगी तो आप लिख सकते हो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gh। सो आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि अगर इसको 0 डाल दो, ये हो गया वी ए स्क्वायर माइनस 2g, और हम इसको हाइट को h2 मानते हैं तो h2 इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर बाई 2g। तो दो हाइटें निकली। एक हाइट अगर ये बॉब h1 हाइट पे जाएगा तो इसका टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा, और अगर ये बॉब h2 हाइट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है ऑक्सीलेशन का कंडीशंस, आपको पता है मतलब लीविंग द सर्किल का कंडीशन। तो आप ज़रा बताइए कि सर्किल को लीव करने का क्या कंडीशन होगा? व्हाट इज़ द कंडीशन एट विच द बॉब विल लीव द सर्किल? ठीक है, क्या कंडीशन होगा ये आप ज़रा मुझे बताइए। व्हाट इज़ द कंडीशन एट विच द बॉब विल लीव द सर्किल? किस मतलब कंडीशंस पे सर्किल को छोड़ेगा? तो देखो सर्किल को छोड़ने का कंडीशन क्या है कि जैसे ये बॉब है तुम्हारा, और ये अगर मान लो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, किसी भी मोमेंट पे अगर बॉब सपोज करो यहाँ गया और इसमें लगने वाला टेंशन फोर्स T अगर 0 हो गया, लेकिन इसके पास एक वेलोसिटी v है, तो क्या होगा? T 0 हो गया बट v है मतलब v नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? ये सर्किल को छोड़ देगा, मतलब इस साइड से जाएगा और ये नीचे गिरेगा, ये सर्किल को छोड़ देगा। तो और अगर मान लो कि वेलोसिटी पहले 0 हो जाए, पहले वेलोसिटी 0 हो जाए तो वो क्या होगा? ऑक्सीलेट करने लगेगा। तो इससे मतलब ये जाहिर है कि सर्किल को छोड़ने के लिए क्या कंडीशन है कि h वेलोसिटी के 0 होने की जो गुंजाइश है h2 हाइट पे है, तो मेरा ये कहना है कि h2 हाइट शुड बी ग्रेटर देन h1, मतलब जिस हाइट पे टेंशन फोर्स को 0 होना है उससे ज़्यादा हाइट पे वेलोसिटी 0 होगा, तो पहले ही टेंशन 0 हो जाएगा और वो सर्किल को छोड़ देगा। तो ये कंडीशन जो है वो क्या है? कंडीशन व्हेन द सर्किल क्या होगा? कंडीशन व्हेन बॉब लीव्स द सर्किल, बॉब लीव्स द सर्किल। क्यों? क्योंकि इस में कंडीशन में क्या हो रहा है कि जिस बॉब जो कि वेलोसिटी एक हायर हाइट पे 0 हो रही है इन कंपेरिजन टू द स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स। ठीक है, और यही कंडीशन है हमारे सर्किल को छोड़ने का। तो आप निकाल रहे हैं h2 की वैल्यू क्या है? वी ए स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो लिखो यहाँ से कि वी ए स्क्वायर बाई 2g इट शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, मतलब वी ए स्क्वायर प्लस आर जी बाई यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ g। ओके, तो 3 टाइम्स ऑफ g। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे g से g काट दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3va स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2va स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ rg, और इसीलिए va स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ rg, va शुड बी ग्रेटर देन रूट अंडर
आर जी। सो दिस इज द कंडीशन ट्वाइस ऑफ आर जी, दिस इज द कंडीशन फॉर लिविंग द सर्किल। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हें पता है कि अगर 5GR से ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो वो सर्किल को क्रॉस कर लेगा, और अगर तुम वेलोसिटी 2GR VA की जो वैल्यू है इसको 2GR रूट अंडर 2GR से लेकर के, सॉरी R जो है हमारा रेडियस स्मॉल लेटर में है, 2GR से 5GR के बीच में अगर तुमने वेलोसिटी दी, इस वेलोसिटी पे तुमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो इट विल लीव द सर्किल, इट विल लीव द सर्किल, सर्किल को छोड़ देगा। तो तुम्हारा एक तो कंडीशन निकल गया कि क्या निकला, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। एक कंडीशन तुमने निकाला कि अगर वेलोसिटी v की वैल्यू ग्रेटर देन रूट अंडर 5GR है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू कर दो, तो क्या होगा, इट कंप्लीट्स द सर्किल, कंप्लीट द सर्किल, बॉब विल कंप्लीट द सर्किल। अगर वेलोसिटी की वैल्यू रूट अंडर 2GR से ज़्यादा है और रूट अंडर 5GR से कम है तो क्या होगा, बॉब विल लीव द सर्किल, विल लीव द सर्किल, लीव द सर्किल को छोड़ करके चला जाएगा। क्या करेगा वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता हुआ जाके ग्रेविटेशनल के इन्फ्लुएंस में नीचे की ओर गिरेगा। अब बात आ गई कि अगर वेलोसिटी तुमने, ये तो था तुम्हारा लीव करने का कंडीशंस। अब एक कंडीशंस और आता है कि अगर ऑक्सीलेशन के कंडीशंस की बात की जाए, किसकी बात की जाए, ऑक्सीलेशन के कंडीशन की। तो देखो ज़रा सा इस चीज़ को कि जैसे तुम्हारा एक नहीं, इसमें एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि जैसे ही वेलोसिटी रूट अंडर 2GR से ज़्यादा हो जाएगी तो टेंशन फोर्स जो तुम्हारा जीरो होगा वो ग्रेटर देन आर रेडियस पे होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से 3G है, तो तुम अगर 2GR से ज़्यादा डालोगे तो ऑलरेडी 3GR से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हाइट शुड बी, हाइट क्या होगा, द हाइट विच द टेंशन फोर्स जीरो इज ग्रेटर देन द रेडियस आर। मतलब इस हाइट से, ये जो हाइट है इससे अबव, मतलब इसी रेंज में जो है सो तुम्हारा सर्किल को लीव करने का प्रोबेबिलिटी बनता है। मतलब कि अगर ये बॉब सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है तो ये जो तुम्हारा पोजीशन हुआ, सेंटर हुआ, ये इसको बांट लो, तो ये जो सेक्शन है इसी सेक्शन में बॉब विल लीव द सर्किल, ये बात श्योर है, बॉब विल लीव द सर्किल, ठीक है। और ये कहाँ से ये बात कंक्लूड हो रही है, इस कंडीशन से हो रही है, क्योंकि जब रूट अंडर 2GR से ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो टेंशन फोर्स जो है वो इस हाइट से ऊपर जा कर के ही जीरो होने वाला है। वैसे इस एक्सप्रेशन में भी तुम जो टेंशन फोर्स का एक्सप्रेशन निकाले हो, इस एक्सप्रेशन से भी तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो टेंशन फोर्स है वो कब जीरो होगा जो है सो। हालांकि ये जो मैंने निकाला है कि बॉब विल लीव द सर्किल इन दिस रेंज। अब एक केस आता है पेंडुलम का केस कि बॉब मतलब ऑक्सीलेट कैसे करेगा। तो देखो यहाँ सपोज करो कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे बॉब यहाँ आया, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v जो थी यहाँ पे, ये v जो थी वो जीरो हो गई, बट देयर इज अ टेंशन फोर्स विच इज एक्चुअली एबल टू मूव इट इन ए कॉन्स्टेंट मोशन, ठीक है। तो अब इस टेंशन फोर्स की वजह से अब यहाँ पे क्या है कि g sin थीटा का कंपोनेंट लग रहा है नीचे की ओर, और ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर मूवमेंट कराएगा। तो यहाँ से यहाँ फिर ये क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड होकर नीचे की ओर गिरेगा। फिर यहाँ से जब ये बॉब यहाँ जाएगा इस पोजीशंस पे, इस पोजीशंस पे जब जाएगा ऐसे, तो ये क्या होगा, डी एक्सेलरेटेड होगा। फिर जब बॉब यहाँ से नीचे आएगा तो ये एक्सेलरेटेड होगा। तो ये तो हुआ ऑक्सीलरेटरी मोशन का डायनेमिक्स, लेकिन ये किस कंडीशन पे होगा उसको समझो। ये तभी पॉसिबल है, ये जो सिचुएशन है तभी पॉसिबल है जब टेंशन फोर्स के जीरो होने से पहले ही वेलोसिटी जीरो हो जाए। ऑक्सीलेटरी मोशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द टेंशन फोर्स, व्हेन द वेलोसिटी रीचेस टू द जीरो बिफोर द टेंशन फोर्स रीचेस टू जीरो। टेंशन फोर्स के जीरो पहुंचने से पहले ही अगर तुम्हारा वेलोसिटी जीरो हो जाता है तभी तुम्हारे ऑक्सीलेशन के चांसेस बन रहे हैं। तुम देख रहे हो कि यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया, टेंशन फोर्स था, इसीलिए उसको फिर उसने कांस्टेंट कर दिया और वो क्या हुआ, एक सिंपल पेंडुलम की तरह ऑक्सीलेट करने लगा। तो वो कब हो सकता है, वेलोसिटी जीरो का कंडीशन तुमने निकाला है ये,
तो ये जो वेलोसिटी है h2 ये पहले 0 हो जाए, मतलब h2 हाइट जो है वो छोटा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू h1 हाइट, तभी ऑक्सीलेशंस के गुंजाइश हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तुमने निकाल लिया है किस हाइट पे टेंशन फोर्स 0 हो सकता है, किस हाइट पे वेलोसिटी 0 हो सकता है, और अब तुम्हें ये कंडीशन इंप्लीमेंट करना है कि वेलोसिटी पहले 0 हो जाए, टेंशन फोर्स बाद में 0 हो, और वो तभी संभव है जब h2 से बड़ा ये h, जिस हाइट पर टेंशन फोर्स को 0 होना है वो अपर हाइट पे होगा, जिस हाइट पे वेलोसिटी 0 होना है वो लोअर हाइट पे होगा। तो ये कंडीशन अप्लाई होगा, और जब तुम ये कंडीशंस लगाओगे तो ज़रा देखो क्या आएगा। h2 की वैल्यू तुमने क्या निकाली है, VA²/2G, एंड दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इज यहाँ h1 की वैल्यू क्या है, तो VA² + RG/3G, तो यहाँ से G से G काट दो, तो ये हो गया VA², ठीक है, 3VA², यहाँ से 2VA² और प्लस यहाँ से 2RG, तो ये आ गया VA² शुड बी लेस देन यहाँ से कितना, तो ट्वाइस ऑफ RG, और इसलिए VA शुड बी लेस देन √2 ऑफ RG। मतलब तुमने ये भी कंडीशन निकाल लिया कि वेलोसिटी जो VA है, ये मैं VA की बात कर रहा हूँ, ये जो वेलोसिटी VA है, जिस वेलोसिटी से तुम उस बॉब को प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो अगर लेस देन √2gr है तो क्या होगा, बॉब विल ऑक्सीलेट, बॉब विल ऑक्सीलेट। ठीक है, बॉब क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। तो ये तीनों कंडीशंस तुमने डिराइव कर दिया कि अगर तुम्हारा जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से तुम बॉब को प्रोजेक्ट करते हो, ये जो VA है, ये VA अगर ग्रेटर देन 5gr है, इक्वल टू, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशंस को बॉब फॉलो करेगा। अगर ये VA की वैल्यू √2gr से 5gr के बीच में है तो बॉब विल लीव द सर्किल, और अगर लेस देन √2gr है तो बॉब विल ऑक्सीलेट। ये चारों कंडीशंस तुम जो है, तो तीनों कंडीशंस तुम निकाल लिए, तुमने डिराइव कर लिया, और आई होप कि समझ भी लिया होगा। ठीक है, अब इसी का एक डिफरेंट केस आता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है और उसमें इतना टाइम आप दोगे कि नहीं आई डोंट नो, बट अगर आप समझना चाहते हो तो इसको थोड़ली समझें, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रिंग नहीं होकर के अगर ये एक मासलेस रॉड होता है, इफ़ ये जो बॉब है, ये बॉब अगर इस रॉड के साथ कनेक्टेड होता तो तब मिनिमम क्या वेलोसिटी VA आप देते कि वो पूरे सर्कुलर पाथ को कवर कर लेता। तो वो जो वेलोसिटी होती है वो √5gr नहीं आएगी, वो एक डिफरेंट आएगी। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और काफ़ी सवाल भी सॉल्व करेंगे इस पर। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।